everywhere. Now, if you look at इमर्जिंग मार्केट, जो एमएससीआई का एक इंडेक्स है, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, तो वो देखे तो आप ध्यान से देखिए कि इंडिया का वेटेज है ना, कोविड से पहले अराउंड 9% के आजू बाजू था। पोस्ट कोविड इंडिया गेन सिग्निफिकेंस, और वहां पे एक रैली आ गया इंडिया का, और इंडिया का वेटेज 22% के आजू बाजू, 20-22% के आजू बाजू, जब हमारा मार्केट एक्चुअली सितंबर 24 में निफ्टी का पिक हुआ 26,200 के आजू बाजू, तब इंडिया का वेटेज ओवरऑल एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 20% था, which has now reduced to almost 10.7-11%. At the same time, Taiwan का weight has gone up significantly from 18% to 26%. उसमें भी single stock TSMC is 14% of the index, which is even higher than entire country like India. South Korea का weight जो 10% था, which has now increased to 23%. So there is a significant acceleration in the indices weight contribution by these two countries, that is because of the hyperscalers aggressive capital expenditure. Now if you look at emerging market का डेटा, तो इमर्जिंग मार्केट एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ने करंट वाईटीडी का रिटर्न लिया है 25.3%। बट वो 25.3% में टेक्नोलॉजी कंपनी का कंट्रीब्यूशन 25.6 है, एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 1.17 है, एंड कंज्यूमर डिफेंसिव का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है 1.61। सो बेसिकली आपका एंटायर गेन बाय एंड लार्ज इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली टेक्नोलॉजी कंपनीज, एंड दैट टू मेजरली only handful of companies, just three companies, TSMC, Samsung, and SK Hynix, with a combined index weight of approximately 30%, have contributed 18 percentage point to the index gain. So 25.3% का जो इंडेक्स का रिटर्न है, उसमें से 18% रिटर्न सिर्फ ये तीन कंपनी ने अकाउंट किया है। और टेक्नोलॉजी का वेट भी एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में 44% हो गया है। मतलब दिस इज लाइक वेरी 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 स्क्यूड कंसंट्रेशन ऑफ द वेट्स by a particular sector and handful of stocks. इनफैक्ट उसका एक दूसरा स्केल का एग्जांपल मैं देता हूं कि एनवीडिया इज नाउ इक्विवेलेंट टू एंटायर इंडियन मार्केट कैप, एंड जो मेमोरी कंपनीज है उनका टुगेदर मार्केट कैप इज आल्सो इक्विवेलेंट टू एनवीडिया एंड एंटायर इंडियंस मार्केट कैप. So that is the level of scale they have reached. Obviously, reason is very clear. We don't spend too much as a percentage of GDP. हमारा R&D spend बहुत poor है. But you also need to understand that we are not a 5,000, we are not a 50,000, 30,000 or 12,000 per dollar per capita income. So we are very poor country that way. We are emerging country. We have just reached to 2,800, $2,900 per capita income. तो अगर आपका इनकम कम है तो ऑब्वियसली योर स्पेंड टुवर्ड्स आर एंड डी इज नॉट गोइंग टू बी एज एग्रेसिव एज चाइना, जर्मनी, जापान और यूएस ऑफ द वर्ल्ड. एंड obviously that's a trade balance, or the balance you have to do, that you just don't want to miss out on the essential things, that is technology. At the same time you also want to focus on other part. So obviously this zero point 0.7 number has to increase in the coming years if you really want to keep up in the innovation run rate. Now this table is very important for you to look at. जैसे मैंने आपको एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में कंट्री का वेट बताया था, जैसे ताइवान इज नाउ 26.6, इंडिया इज 10.711, साउथ कोरिया इज 23.3। अभी सामने इनका करंट पीई मल्टीपल है, तो इफ यू लुक एट ताइवान करंट पीई मल्टीपल इज 32.6, 10-year average is 17.62. Their return ratios have improved to 18% now. So the PE premium is now 85% compared to historical average. South Korea, again the current PE is close to 24. Obviously forward growth इतना ज्यादा है कि लोगों को लगता है कि एस्टिमेटेड नंबर्स इतने बड़े हैं कि ये 24 का पी एक्चुअली 24 का नहीं है, वो कम है, क्योंकि एस्टिमेटेड अर्निंग ग्रोथ एक्स्ट्रापोलेट बहुत बड़ा हुआ है। अभी वो डिलीवर होता है तो इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज हिस्टोरिकली 14 के पीई पे ये कंट्री था, जो 24 के पीई पे आ गया है, एंड आरओईज उसके डिस्पाइट ऑफ ऑल द बलूनिंग ऑफ द प्रॉफिट इफेक्ट इट इज स्टिल 13.75%. Whereas obviously China has been underperforming since last many years thanks to their OPEC policy and the trust deficit and the lack of institutional framework. But India has, after a long time, started witnessing a discount compared to historical average PE multiple, despite of having a very healthy ROEs, and despite of the fact that we are very very fairly diversified market and not concentrated by handful of stocks in the sector.
Now, if you look at this data very carefully, just a minute. Now you look at this Samsung. 2019 to 2023 revenue growth was 0%. SK Hynix, the revenue growth was just 2%. And Micron, which is again a US memory chip company, the revenue growth was negative 10% CAGR, which has now increased to significant number in the 23-25, and the expected growth is way higher. That is the expectation. Now if you look at their EBITDA margin, the Samsung used to be 12% margin company, which has now reached to 17, and then expectation is 26. SK Hynix in between went into loss, and then it is now reporting 49% operating margin. Micron was 32% margin, then they reduced to 13% and then 49. Now imagine इंडिया में आप ऐसा कंपनी को छुओगे भी नहीं एज ए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दैट जिसका 32% मार्जिन था वो रिड्यूस होके 13% हो गया, 13 से वापस 49% हुआ. This is very cyclical business. It's a capex driven business. As of now, there is a sudden capex demand mismatch, price going up, margins are skyrocketing, and same thing is with, let's say, TSMC, where the margins have improved dramatically, and this is what the expectations going ahead. This is where there was a loss for these companies, and now the expected profit growth is this. So so basically forward PE wise, you find it very cheap, right? 8 times. You will always argue that ये स्टॉक तो सस्ते हैं, यहाँ पे मुझे क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल financials, and the momentum which has built in. एंड ऑब्वियसली हाइपर स्केलर्स लाइक जो जेन्युइन कैपेक्स कर रहे हैं उनका डेट नंबर बहुत बढ़ रहा है. सो द 18,000 million to 30,000 million debt for Meta, and Oracle is again 90,000 to 1,50,000. So it's a huge sort of debt. They are borrowing a lot to uh, do these capex. Now, uh, just a minute. Yeah. These stock price returns are there for you to look at. It is self-explanatory. Now, if you look at, I'll give you the example of Maruti, because मुझे आपको इंडियन स्टॉक एग्जांपल्स देना चाहिए क्योंकि आप समझ पाओगे. तो जब 2000 ये 17-18 की बात है, जब मारुति का स्टॉक पीक पे था, उस टाइम पे मारुति का मार्केट शेयर इंडिया में ऑलमोस्ट 50% था. मतलब ऐसा इंडिया जैसा फियर्सली कॉम्पिटिटिव मार्केट जिसमें ग्लोबल प्लेयर्स के एंट्री होनी अभी भी बाकी थी. We had few players like Toyota and Hyundai and all, but many other players were waiting and knocking the door. And उस टाइम पे it was a peak of the market share, peak of the EBITDA margins, peak of the institutional ownership. मतलब हर फंड के टॉप 5-10 होल्डिंग में था, एंड पीक ऑफ द वैल्यूएशन. सो जब ऐसा होता है ना, तब इट्स अ just a disaster waiting to fall out. It's a combination which is ultimately likely to top out, because anything goes wrong and that underperformance kicks in. तो जो 8-9 हजार का शेयर का प्राइस 4-4.5 हजार तक गया, और उसको 6 साल लग गए टू कम बैक टू द touching the previous high. So why I am sharing this thing, because most of the AI stocks are now baking in a very high earning growth, historically high valuations, very high ownership. Many funds are owning it nowadays, and the weightage in the index itself has increased substantially. So this is kind of a deja vu moment for me. Already there has been some softness in the stock prices from the peak. Because of the very sharp run up. So, that few of the stocks have corrected to the tune of 15-20%. Like, charts are there for you to look at, like SK Hynix is down 30%, Micron is down, despite of bumper number, it is down 26%. तो ये अभी क्या हो गया ना, ये ट्रेडमिल ट्रेड हो गया. मतलब आपको ये दौड़ना पड़ेगा ट्रेडमिल पे टू कंसिस्टेंटली परफॉर्म एंड कीप रिपोर्टिंग गुड नंबर्स. हाइपर स्केलर्स आर नॉट परफॉर्मिंग. उन्होंने रिटर्न भी नहीं दिया है, और वहां पे डेट लेवल भी बढ़ रहा है, कैपेक्स भी ज्यादा हो गया है, और उनके स्टॉक के रिटर्न्स भी नहीं है.
Now, the risk asymmetry is very high. फॉर एग्जाम्पल MSCI इमर्जिंग मार्केट वेट, ताइवान साउथ कोरिया का कंबाइन वेट 44% हो गया है, दो कंट्री का। इंडिया का रिड्यूस होकर अभी 10% पे है, 10-11% पे है। की ड्राइवर सिर्फ AI चिप डिमांड है उधर, यहाँ पे डोमेस्टिक मैक्रो है जिसकी हम बात करेंगे। सेक्टर की जो ब्रेथ है वहाँ पे काफी नेगेटिव है। जस्ट सेमीकंडक्टर्स, इंडिया हैज अ वेरी वाइड सेक्टर्स टू पार्टिसिपेट, from banking to IT to pharma to chemical to auto to cement to capital goods, precision engineering, real estate, and whatnot. So, there is a huge consumer basket as well to play. Valuations there, the re-rating has already happened, and asking rate of the earning growth is way too high for them. We have already corrected from the peak. On the contrary, AI exposure is very, very high over there. They are the direct hardware play. Indirect, India has only indirect play, that is data centers. Downside scenario, anything going wrong in the context of memory cycle reversal or capex slowdown, which nobody knows. So आप मुझे पूछोगे, मुझे भी उसका आंसर नहीं मालूम है कि कब होगा। But if we have seen historically any lopsided excessive moves like this, and excessive ballooning numbers are not sustainable. And on the contrary, India, the recovery is likely to come. Earnings are going to rebound significantly. These are the few common data points for you to consume. We are still one of the fastest growing GDP in the world. We have a very consistent, robust GST collection. Despite of the GST rates cut, we are consistently reporting a very good numbers. E-way bills and everything is coming up. Capex is not yet compromised. Uh, we just thought that because of high crude oil prices, government will probably, to finance the deficit, government will probably reduce the capex number, but it doesn't look like. Credit growth is bouncing back. It is now close to 16-17% for the non-food banking credit growth number. There is a continuous focus on manufacturing and exports. आप अपने आजू बाजू जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है, इंडस्ट्रीज है, उससे आप बात कीजिए, you will get some sort of a buoyancy in their thoughts, in their body language. Even smallest of the smallest manufacturer is having a good job to do as of now. There is a very strong corporate balance sheet. Historically, this in the previous peak in 2008, this was a problem, but now no more. And we are increasingly doing more and more free trade agreements, like the one with UK is about to kick in. With Europe is likely to come back, probably 6, 8, 9 months down the line, and many other countries we have already signed or are in a process and eventually will be executed. Manufacturing and services PMI numbers are way, way ahead of the threshold 50% mark. Lower than 50 is a contraction, above than 50 is expansion. So activity is indicating expansion. As I said, non-food credit is consistently improving. Bank ka loan numbers is increasing. E-way bill are consistently above 130 since last 5, 6, 7 months. GST numbers, despite of the GST rationalization happening by September, October 25, the numbers are actually very, very buoyant. Two-wheeler numbers, MHCV, MHCV, commercial vehicle, passenger vehicle, everywhere there is a very decent and very healthy growth. FDI is also in the 25 was up by 44%. Global FDI was positive by 6%. Only issue with India was probably rupee depreciation. We have depreciated as a currency. The reason is that there has been a significant selling by FII to participate into AI trades rightfully at that time. There has been a consistent increase in the gold import because of the sharp increase in the gold prices, which led to usually हम जो 40 30 40 50 इंपोर्ट करते हैं, वो सीधा 80 90 बिलियन डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट हो गया बिकॉज ऑफ द वैल्यू इंक्रीजिंग. And all these things led to currency depreciating. And I think the government has purposefully also allowed rupee to depreciate because हमारा आप देखोगे तो रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन होता है नॉमिनल जीडीपी नंबर. तो वो 8 8.5% पे आ गया था, विच इज वेरी लेस. इंडिया जनरली हैज नेवर रिपोर्टेड लेस देन 10%, सो लेस देन डबल डिजिट.
जीडीपी नंबर, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ नंबर, एक्चुअली सर्टेन इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी। अगर हम 10, 11, 12% से नॉमिनल जीडीपी ग्रो करते हैं तो सारे बिजनेसेस को फायदा है। मतलब ऑब्वियसली आपका वॉल्यूम ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइसिंग ग्रोथ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है टू यू नो थ्राइव एट द बिजनेस लेवल। सो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट वांटेड दिस इन्फ्लेशन टू कम टू द एक्सटेंट ऑफ 4-5%, एंड रुपी डेप्रिशिएशन वाज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू ब्रिंग दैट इनटू इफेक्ट। एज ऑफ नाउ आई थिंक मेरे हिसाब से हम अगर हम 6.5 6.6% से भी जीडीपी ग्रो करते हैं एंड 5% सीपीआई है, तो भी हम 11-12% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अभी लेके आएंगे, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। एंड वो एक जो रुपी डेप्रिशिएशन से वो चीज़ हुआ, अगर आपको करेंसी को बचाना था और रुपी को डेप्रिशिएट नहीं होने देना था, तो आपके पास एक ही चॉइस था कि आपको डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते। बिकॉज डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ने से फॉरेन कैपिटल आता है तो रुपी आपका डेप्रिशिएट नहीं होता है। लेकिन जैसा ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ऑब्वियसली ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होता है। तो गवर्नमेंट नेवर वांटेड दैट, रेदर दे चूज टू let the currency depreciate, let the inflation kick in and take the advantage of it later on। एंड आपको एक और चीज बताऊं कि ये जो रुपी डेप्रिशिएशन हुआ, और मैंने जैसे बताया कि एफआई का सेलिंग अभी इट इज अ सिग्निफिकेंट सेलिंग, राइट? मोर देन 60-70 बिलियन डॉलर का सेलिंग हुआ है। मार्च अलोन वाज अ ब्रूटल in terms of selling, and 1 year returns are very pathetic versus other markets। बट ये जो रुपी डेप्रिशिएशन हुआ है, उसका एडवांटेज ऑब्वियसली, हम पहले ये बोलते थे कि सालों से रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो इंडियन एक्सपोर्ट्स इतने तो नहीं बढ़ रहे। बट एक्चुअली हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है टू रीच टू सम स्केल एंड साइज जहाँ पे आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते हो। एंड देर वेर फ्यू अर्लियर सेक्टर्स लाइक इन एक्सपोर्ट्स के जहाँ पे रुपी डेप्रिशिएशन का एडवांटेज पास ऑन करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल इन आईटी, like your billing rate has to readjusted to absorb the rupee depreciation advantage with the clients. But in manufacturing export, that's not the case. You become more price competitive, you garner more market share, and your bargaining power with other countries increases substantially. At the same time, rupee has also depreciated so against many other currencies, including Chinese currency, to the extent of 15 to 20%। सो जो ओवरनाइट आप चाइना से जो 15-20% कॉस्ट में अगर पीछे चल रहे थे, और आपको लगता था कि मैं जो बनाता हूँ वो 15-20% चाइना में सस्ता बनता है और वहां से इंपोर्ट आ रहा है इसलिए मेरे बिजनेस को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, तो ओवरनाइट आपका बिजनेस चाइना का इंपोर्ट पैरिटी प्राइस पे आ गया बिकॉज ऑफ द रुपी डेप्रिशिएशन वर्सेस चाइनीज करेंसी, which has happened after a long time, and usually it used to be 10-11 rupees versus CNY, which is now 14 plus। सो वो जो एक जो ट्रांजिशन हुआ है उससे आपका इंपोर्ट पैरिटी एडवांटेज आ गया, एंड आप यहाँ पे डोमेस्टिकली competitiveness में आ गए। तो आप नेचुरली एक तो एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दे रहे हो एज अ गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस, एंड यू ऑल्सो वांटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर टू बिकम मोर कॉस्ट competitive वर्सेस cheaper imports। So I think it is a fantastic steps taken by government to allow the rupee to depreciate and rejuvenate the economy with better growth, and eventually have a better nominal GDP growth। रुपी वीकनेस यूजुअली इज फॉलोड बाय इक्विटी मार्केट अपसाइड। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब जब भी रुपी डेप्रिशिएट हुआ है वेरी शार्पली, तब तब फॉलोइंग 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स के स्टॉक प्राइस के रिटर्न्स काफी एनकरेजिंग रहे हुए हैं। दिस आर जस्ट स्टैटिस्टिक्स, इट मे हैपन, मे नॉट हैपन, वी डोंट नो। हमारा तो फंडामेंटल एजम्पशन है, दिस इज जस्ट अ स्टैटिस्टिकल डेटा पॉइंट फॉर यू टू एब्जॉर्ब। बट फंडामेंटली वी थिंक दैट you will not get disappointment on the question marks which is put at May 25, May 26 column। सेक्टर्स विच आर ऑफरिंग अ वेरी गुड ग्रोथ पोटेंशियल डिस्पाइट ऑफ वीकर ब्रॉडर मार्केट। पिछले 2 साल से हमारे पास डेली पोर्टफोलियोज आते हैं कि इसका रिव्यू करिए। तो मतलब मेरे पास तो लिस्ट बहुत लंबी थी, मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड के 2 टेबल रखे। कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स के रिटर्न है 5 साल के, कुछ डार्लिंग स्टॉक्स ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, उसके नाम मैंने लिखे हुए हैं और उनके रिटर्न है फ्रॉम देयर हाई। और उसके सामने मार्केट में इंडिविजुअल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज आई
So last 2 year was actually stock pickers market, and selective sectors did very well. So our focus has been on pharma, CDMO, healthcare, uh, metal. We picked up very timely. We still are liking all the names what we have mentioned within the BFSI capital marketplace. Textile is a sector where we have created a good position now, and we are very very excited for that. Uh, Manufacturing, auto, majorly ancillaries, chemicals, precision engineering. So these are the sectors where our liking and exposure is high. Pure banks, we are very very underweight. We have been benefited out of that because वो इतना पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ से आई थिंक बैंक्स वुड ऑल्सो, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग बट शुड स्टार्ट at least matching the market moves and probably slightly outperforming the market in the coming months. There is a sector missing in the link is IT. We have stayed away from the sector in between. We tried to participate, understood it very quickly, moved out with a minimal loss, and as of now, very recently in one of the fund, that is business cycle fund, we have taken some exposure, meaningful exposure after long, long time for the sector. We are still keeping our fingers crossed because it is still too early to call out for structural permanent bottom. But I think we are now keenly observing the pocket and will take appropriate action. We are not now too negative what we were earlier. So वो एक stance हमारा बदला है, and this is what our position is as of now. Now, if you look at, हर बार क्या है ना, हर कंपनीज, देर आर फ्यू कंपनीज जो रिजल्ट के पहले अपना एक रिलीज देती है मीडिया में. हमने उसका कंपाइलेशन किया है आपके सामने. Q1 का जो रिजल्ट आने वाला है अभी जून क्वार्टर का, तो आपके सामने ऑटो के नंबर से जो मतलब अभी रिसेंटली आए हैं, तो उसके एक वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर से, दिस इज फॉर जून मंथ एक्चुअली. एंड मेटल का जो है वो पूरे क्वार्टर का नंबर है. सो जैसे एनएमडीसी का 44% वॉल्यूम ग्रोथ है. हाईटेक पाइप का, ये कंपनीज ने खुद रिपोर्ट दिए हुए हैं, हमने वहां से पिकअप किया है. 26% का वॉल्यूम ग्रोथ है. वेदांता एल्यूमिना का 48%, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट 14% ग्रोथ. सिमिलरली रियल एस्टेट के नंबर्स जो जो कंपनीज ने दिया है, तो हमने हर हर सेक्टर्स के जो भी अपडेट्स आए हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे, उसका एक कंपाइलेशन आपके सामने रखा है. सिमिलरली आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा बैंकिंग, जितने भी बैंक्स ने अपने ये क्वार्टर के एडवांसेस एंड डिपॉजिट ग्रोथ के नंबर दिए हैं वाई ओ वाई, तो which are there for you to look at. There has been a phenomenal growth in advances and even deposits now for most of the banks, or even in NBFCs, the disbursement and sanction numbers are pretty robust. So things are pretty good on ground as per the these banking numbers, metal companies production numbers, or your auto sectors numbers. Now, if you look at FMCG again, मेरिको ने बोला है रेवेन्यू ग्रोथ विल बी इन अर्ली 20s विथ इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन्स. गोदरेज कंज्यूमर बोलता है डबल डिजिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ इन हाई टीन्स. रेडिको खेतान वॉल्यूम ग्रोथ एट 43% फॉर मैजिक मोमेंट वोडका. नाइका is talking about 30% revenue growth. Titan is talking about 41% revenue growth. So retail space and FMCG space, after a long time, things are improving. The power and port and all this thing. If you look at Adani Port, is talking about cargo container volume up by 13 and 18% for the quarter. For retail companies, the revenue growth is pretty strong, and same store sales growth SSSG is again very healthy. So any number above 5-6% is considered very good. At few pockets the numbers are even much higher. So यहाँ पे हमने ये इसलिए डेटा आपके सामने रखा है कि कई बार क्या होता है ना कि हम ये सारे डेटा नहीं देखते हैं, और हम मीडिया में बस एक ही चीज देखे जा रहे एआई का, और हमको लगता है इंडिया में कुछ हो ही नहीं रहा है. राइट. Headline numbers में you are right. So if you look at the earning growth of, let's say, निफ्टी, तो लास्ट क्वार्टर का उसका अर्निंग ग्रोथ सिर्फ 4% था. राइट. बट लार्ज कैप कंपनीज जो टॉप 100 की, उसका अर्निंग ग्रोथ 12% था.
मिड कैप कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ 36% था, एंड स्मॉल कैप कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ 19% था। इवन एबिटा ग्रोथ निफ्टी का 5% था, लार्ज कैप कंपनीज का 10% था, मिड कैप का 22% था, स्मॉल कैप का 11% था। सो एक्चुअली मुझे लगता है जस्ट लुकिंग एट द निफ्टी इज अ मिसलीडिंग थिंग। देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्ड आउटसाइड निफ्टी वेयर लॉट ऑफ मनी हैज बीन मेड एंड कैन बी मेड at times. Yet, based upon the Nifty 50 earnings estimate, हमने आपको लास्ट टाइम भी ये स्लाइड दिखाया था, हमने बोला था कि 1280 होगा, बट वॉर अगर लंबा चला तो वो नंबर रिड्यूस होकर 1216 हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से वो रिस्क वो निकल गया है। सो वी आर नॉट लुकिंग एट लेस देन 23,000, एंड सिमिलरली वी आर लुकिंग एट कंफर्टेबल 28,000 नंबर्स in the next 12 months or so. एंड मुझे ऐसा लगता है हमने मार्च क्वार्टर में जब वेबिनार किया था तब भी आपको बोला था ओपनली कि यहाँ पे मार्केट में पैसा डालना चाहिए। अभी भी मैं बोलता हूँ कि डोंट थिंक टू मच वेन एवर यू लुक एट देयर इज सम फॉल इन द मार्केट। जैसे अभी 3-4 दिन पहले वो वॉर रिज्यूम हुआ करके 500 पॉइंट 400 पॉइंट निफ्टी गिरा था। तो वेन एवर यू थिंक दैट देर इज सम मॉडरेशन इन द वैल्यूएशन और कुछ ग्रोथ आया है, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू पुट अप एक्सेलरेशन पेडल दबाइए आप और इन्वेस्ट कीजिए। चिराग भाई ने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। जस्ट जस्ट आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि हमने जब चालू किया था पीएमएस, हमारा फर्स्ट ईयर में 138 क्लाइंट्स थे। नाउ वी आर क्लोज टू 505, एंड ऑल इंडिया रैंक वी आर 77, विच इज नाउ क्लोज टू 73 एज ऑन डेट। जीरो से भी कंप्लेन, फुल्ली कंप्लाइंट। नाउ दिस इज फॉर ऑल वेदर फंड। रिटर्न्स पे आते हैं हम। तो यहाँ पे जो 3 मंथ्स के नंबर है वो मेजरली आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के नंबर हो गए, अप्रैल मई जून के। इसलिए मैंने सेपरेटली FYTD का नंबर हमने यहाँ पे नहीं बताया। सो दिस इज योर करंट फाइनेंशियल ईयर 3 मंथ्स, 6 months, 12 months, 24 months, 36 months, 48 months. Now we are 60 months well-seasoned fund. So every time period we have significantly outperformed the benchmark. These are net returns. So very, very strong outperformance to that extent. Um, this is diversified fund. Again, that 6 month numbers, 3 months numbers, 12-month numbers are there. And just for your understanding, the 3 months number are current financial number, मतलब April, May, June. So again, a significant outperformance versus BSE 500 total return index. Last 12 months market returns are negative, yet the fund has delivered a significant outperformance and much better positive returns. This is very consistent fund all across time period. Business cycle fund, which we launched in November 23. Current financial year April May June has been good, and I told you last time that ये fund में mid and small cap ज़्यादा है, तो ये fund का outperformance भी जैसे last year it was relatively subdued compared to all weather and diversified, but this year this fund has overtaken them, and it is up 25% April May June versus इवन आप 12% BSE 500 TRA के रिटर्न लेते हो तो भी उसके सामने भी इट इज मच हायर। सिंस इंसेप्शन अगेन द फंड इज सिटिंग ऑन अ साइजेबल अल्फा। द लास्ट इज आइस ग्रोथ फंड। यहाँ पे अगेन अप्रैल में जून 3 महीने का नंबर 26% है वर्सेस 12%, 12.10% फॉर मार्केट। एंड सिंस इंसेप्शन मार्केट, क्योंकि ये फंड हमने मार्केट के पिक पे लॉन्च किया था, अभी भी मार्केट नेगेटिव है, एंड ऑलमोस्ट ये फंड ये समझिए कि अब अक्टूबर 1 को ये 2 साल खत्म होगा, तो अभी भी मार्केट के रिटर्न्स नेगेटिव है और फंड इज सिग्निफिकेंटली अप। बट ये जो रिटर्न है जो मैंने आपको बार बार पास्ट में बताया था, ये जो रिटर्न है ऐसे रिटर्न है जो 100 रुपीज किसी ने दिए है और उसका 100 रुपीज का ये फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन हमने मेजोरिटी क्लाइंट्स में ऐसा किया था कि 80 रुपीज का लिक्विड बीज लेके अलग फंड बनाया था और 20 रुपये ये फंड में डाले थे। और फिर जैसे मार्केट गिरता गया हम लिक्विड फंड में से वो दूसरे फंड में से पैसा ये फंड में ट्रांसफर करते गए। बट सेबी डजंट अलाउ अस टू मर्ज टू डिफरेंट स्कीम्स रिटर्न, लाइक लिक्विड फंड विच वी क्रिएटेड वेयर द फीस वेर जीरो फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट्स, और वहां से पैसा हम आइस फंड में लेके आ रहे थे।
और इवेंचुअली अभी वो लिक्विड फंड हमने बंद कर दिया है क्योंकि पूरा पैसा इधर आ गया है। बट वी आर नॉट अलाउड टू पुट दैट नंबर फॉर यू। बट आप अगर आपने वो स्ट्रेटेजी फॉलो किया था तो आपका ये जो 8.85 का सिंस इंसेप्शन का नंबर है वो प्रोबेबली 5-6% से पॉपअप डेफिनेटली ज़्यादा होगा। ये सिंस मार्केट का जो लास्ट पीक है वहां से निफ्टी इज स्टिल डाउन 6.36, BSE 500 TRI स्टिल डाउन 4.73, whereas most of our funds have hit the new high. Business cycle, diversified and all weather are almost in 10, 11, 12% range, whereas the ICE is close to 16.6% positive return. So yeah, I think that's all from my side. Uh, would be very happy to take the questions. Whatever case questions you might have, you can put it into chat or in Q&A, and I'll be very happy to answer with best of my abilities. We'll wait for questions to get assembled. Uh, well, a question है MTF book effect on market as it is not decreasing. For bull market, it is said that MTF book must decrease drastically. So ये basically margin funding की आप बात कर रहे हो. This consolidating market is sucking liquidity. Is there any problem of liquidity in market or which factors affecting market movement? IT companies doing buyback can buyback or invest in AI company. So basically multiple questions एक यहाँ पे पूछे गए हैं by one person. तो देखो आईटी कंपनीज जो है ना इंडिया में आइडियली दे शुड हैव एक्चुअली लॉन्ग बैक इन्वेस्टेड इनटू इनोवेशन एंड एआई और समथिंग लाइक दैट, बट somehow they have kept on doing buybacks on giving generous dividends. I think still there is a time for them to introspect and probably uh, try to evaluate something different beyond their comfort zone. मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो ऑब्वियसली मार्जिन फंडिंग जो है वो बुक है वो रिड्यूस नहीं हो रही है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट जो बुल मार्केट जो है वो आप देखो तो डिस्पाइट ऑफ दैट मार्जिन फंडिंग आपका 2 साल से रिटर्न नहीं है, कई मार्जिन फंडिंग स्टॉक्स के भी रिटर्न नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक स्पेसिफिक रैली है, इंडेक्स का तो रिटर्न है ही नहीं, एंड अर्निंग्स के बेसिस पे ही मार्केट सिलेक्टिवली चल रहा है। एंड ऐसा कोई लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली आईपीओज आते रहते हैं, प्रमोटर अपना कुछ ना कुछ एनएफओज लाते हैं या तो स्टेक सेल करते हैं या गवर्नमेंट भी बेचती रहती है। तो बट सामने इनफ लिक्विडिटी इन्फ्यूज भी हो रही है, जैसे एमएफ में हमने लास्ट मंथ भी देखा कि 31,000 करोड़ प्लस का नंबर आया है। सो आई थिंक दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत बड़ा आईपीओ आ गया और बहुत ज्यादा मनी रेज हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज आई थिंक दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। कैन वी स्टिल बाय चाइना or sell our investment in China? Also, view on gold and silver. See, China, I have never advocated in a big way because of obviously, see, it's a great country in terms of scale and size and opportunities. They are doing many right things. बट वहाँ पे वो प्रॉफिट्स में और रिटर्न रेशियोज में परकोलेट नहीं होता है बिकॉज इट इज स्टिल लार्जली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो मार्केट को चाहिए अर्निंग्स एंड आरओईज वो मिसिंग है। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है यू विल नॉट सी अ चाइनीज मार्केट गेटिंग री रेटेड सिग्निफिकेंटली। Regarding gold and silver, you will have to wait for at least 3 to 6 or 9 months to that extent. It will do a lot of time consolidation in that period, and then eventually it will probably start
its upward journey. So I'm not sensing a significant downside from the current level, barring 5-10% sort of a correction. But it will test your patience in terms of time value consolidation before making any significant moves. Are you planning for a fund to invest globally through PMS? Not as of now. It is the thought always comes in our mind, but we think that you have to accept what you are good at, and we are very good at picking up the stocks and sectors in India, and sector rotation is our strength, and we have been generating a very decent returns across the time period. So I think yeah, you can always choose someone for global thing, and while you think about India, you think about us without doubt. I just spoke about gold, so I'm not answering that. Defense sector, what is the view? So I think it's a fantastic sector. वहाँ पे एक चीज हो रही है, ट्रांजिशन हो रहा है, जो ट्रेडिशनल डिफेंस बिजनेस है वहाँ से अभी एवियोनिक्स, रडार, सेंसर बेस्ड, अनमैन्ड drones, and missiles and other aero एरोस्पेस एंड स्पेस, एंड वो जो पूरा पॉकेट है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, एंड इंडिया इज एक्चुअली राइटफुली प्लेस्ड राइट नाउ ओवर देयर। और वहाँ पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। जैसे आज मैं पढ़ रहा था, एक कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन उसका एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उन्होंने उनको बॉर्डर का एक ही डिस्ट्रिक्ट में सर्विलेंस का मौका मिला कि आप इनफ्लो, जो बाहर से जो ड्रोन आते हैं वो पकड़ो और डिटेक्ट करो कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने 6 दिन में कुछ 46 ड्रोन्स पकड़े जो हेरोइंस माने ड्रग एंड हैंड गन्स लेके आ रहे थे। तो आप सोचो, सिर्फ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने इन इन इनफ्लो वाले इतने ड्रोन्स पकड़े, तो ऑल ओवर इंडिया के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कितना होता होगा। सो डिफेंस इज गोइंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। टेक्नोलॉजी वाइज देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, एंड सो आई थिंक, बट यहाँ पे विनर्स अलग है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल डिफेंस प्ले। एंड वो जो न्यू एज मैन्युफैक्चरर्स है और जो प्राइवेट पॉकेट्स है जहाँ पे अभी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत बड़ा आ रहा है, वो आपको देखना चाहिए। तो अगेन इट्स अ स्टॉक पिकिंग स्किल वहाँ पे आपकी लगेगी, बट ओवरऑल व्यू अच्छा है। व्हाट विल बी मॉनसून इफेक्ट? आई थिंक मॉनसून का इंडिया में अभी सिग्निफिकेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बिकॉज एग्रीकल्चर इज नाउ जस्ट प्रोबेबली 11% ऑफ द जीडीपी, एंड इरिगेशन जो है वो अभी 65% ऑफ द लैंड एरिया इज वेरी डीपली इरिगेटेड, एंड ऑल्सो 2 बार जो जो खरीफ एंड रबी में, तो कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट भी हो जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि पहले जैसा बड़ा इम्पैक्ट मुझे ऑफ लेट बहुत टाइम से मार्केट में आया नहीं है। एंड यहाँ पे भी मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द अधिक मंथ प्रोबेबली द मानसून हैज स्टार्टेड डिलेड, एंड इट शुड प्रोबेबली कैच अप लेटर ऑन, जैसे अभी महाराष्ट्र में, मुंबई में हुआ, वैसा हो सकता है। सो माई सेंस इज दैट मानसून की वजह से आप नेगेटिव मत होइएगा। हाउ टू हैंडल AI to our specific IT companies like TCS and Infosys? देखिए, इनको इनको काम मिलेगा, लेकिन इनको काम थोड़ा एक आध साल के बाद मिलेगा, बिकॉज दे आर वेरी गुड एट इंटीग्रेशन ऑफ एनी न्यू टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ या ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मैंने आईटी सर्विसेज कंपनी को रिक्रूट किया है कोई भी चीज़ का इंटीग्रेशन के लिए, तो जब एआई फुल फ्लेज में आएगा तो उसका भी एक राइट वे में इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो उसका काम डोमेस्टिक आईटी कंपनीज को भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि उनका बिजनेस कंप्लीटली रिटर्न ऑफ है और यहाँ से इनका कुछ नहीं हो सकता है। ओनली थिंग इज दैट द ग्रोथ प्रोबेबली एक नीचे की दिशा में गया, वैल्यूएशन ऊपर थे, एंड बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्रोथ आपका इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग एआई साइड में, जैसे ताइवान साउथ कोरिया में आ गया, तो यहाँ से पैसा निकल के वहां जाना एकदम राइट था। तो वो जो ट्रांजिशन एक हुआ 2 साल में, उसमें यहाँ पे वैल्यू डिस्ट्रक्ट बहुत बड़ा हो गया और 5-5 6-6 साल से स्टॉक्स के रिटर्न नहीं बने। बट अगर आप
ये वैल्यूएशंस पे देखोगे ना तो मार्जिन ऑफ कंफर्ट, हम हमेशा रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं कि खोने का कितना पाने का कितना। तो खोने का रेशियो मेरे को लगता है करंट वैल्यूएशंस पे, और प्रोबेबली टाइम पीरियड वाइज भी अगर हम एक आध साल और रुक जाते हैं तो अगले साल से उनके नंबर भी मेरे को लगता है कि धीरे धीरे डील विंस में इम्प्रूव हो सकते हैं। तो अभी यहाँ से इट इज अ न्यूट्रल टू पॉजिटिव फॉर अस एंड नॉट नेगेटिव लाइक व्हाट वी सेड अर्लियर। Whenever AI bubble bursts, will there be a big fall like COVID? Uh, Certainly, in certain pockets, the burst will be very fatal. एंड जो जो कंपनीज ने एग्रेसिव कैपेक्स किया है और बैलेंस शीट में लिवरेज लेके किया है, इनकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगी। जैसे हमने पास्ट में देखा था कि जब डॉट कॉम बबल हुआ था और बस्ट हुआ था तो 6 8 9 10 12 15 साल तक कुछ कुछ मार्केट के कुछ कुछ स्टॉक्स के भाव वापस नहीं आए थे। बट उसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया रुक गया था। And there are always ways and means to participate somewhere else, and we are probably, India as a market will be relatively least impacted. Obviously will fall, but will not fall as significantly as those territories because they have grown up as well substantially. War ka I have already mentioned, so sorry, gold and silver I have already mentioned, so I'm not repeating. uh, Congratulations on the strong performance. Can you share alpha contribution analysis and which sector stocks you feel will contribute to alpha going ahead? देखिए, ये सेक्टर्स तो मैंने आपको बता दिए जो मेरे प्रेजेंटेशन में, कि ये सेक्टर्स पे हमारा व्यू है कि वहां से अल्फा अभी भी बनेगा। स्टॉक्स पे आई विल नॉट गो दैट कौन से स्टॉक से अल्फा कंट्रीब्यूट होगा। एंड द हिस्टोरिकल अल्फा कंट्रीब्यूशन एनालिसिस है, विल हैव टू डू दैट कि किसकी वजह से कितना अल्फा जनरेट हुआ है। बट आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ ब्रॉड बेस्ड अल्फा फॉर अस बिकॉज we are very good at accepting mistake, and wherever we have felt we have gone wrong, we have moved out of that trade and we have stuck to the winners, and we have only expanded our gains because of our ability to remain seated with the strong gainers। एंड वो जो है वो अक्रॉस द सेक्टर्स है। इट वाज फ्रॉम फार्मा सीडीएमओ, इट वाज फ्रॉम हेल्थ केयर, इट वाज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, फ्रॉम ऑटो, रिसेंटली टेक्सटाइल, सो रिसेंटली केमिकल। सो पिछले 3 महीने का अगर मैं बात करूँ तो chemical and textile has been, and precision manufacturing has been a large contributor, even CDMO। but जो last year की बात करूँ तो it was more of a in the case of all weather it was of obviously silver, metal all across, pharma CDMO and certain auto ancillaries। so that's what the broader answer for you। How long this AI growth story can survive? Do you see this story can create a bigger issue? सर, मैंने यही तो पूरा समझाने का कोशिश किया है मेरे सेशन में, कि कितना लंबा चलेगा वो मालूम नहीं है, बट इतना फास्ट, इतना स्विफ्ट, इतना क्विक इन अ टू शॉर्ट टाइम पीरियड is not digestible, and I have put all facts in front of you for you to look at, because usually आप जो भी मीडिया में भी पढ़ते हो ना, तो ये डेटा आपको एक साथ एक तरीके से एक सिमिलरिटी में नहीं मिलते, तो आप बिट्स एंड पीसेस में पढ़ते हो, तो प्रोबेबली यू मे नॉट बी एबल टू कनेक्ट द डॉट। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सारे डेटास को एक स्ट्रीमलाइन करके आपको एक रिदम बना के दिया है कि नाउ यू कैन कनेक्ट द डॉट एंड अंडरस्टैंड। आई वॉन्ट टू नो द आइस फंड स्टॉक पिकिंग टर्मिनोलॉजी। से देखिए, स्टॉक पिकिंग तो सब जगह पे सेम है आइडियोलॉजी वाइज। कोई ऐसा नहीं है कि आइडियोलॉजी डिफरेंट है। जैसे बिजनेस साइकिल फंड में स्लाइटली डिफरेंट ये होता है कि हम ट्राई करते हैं कि वी ट्राई टू पिक अप एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ द साइकिल टर्निंग अराउंड, जहाँ पे बिजनेस अभी बहुत पेन से गुजर रहा है और अभी लगता है कि साइकिल प्रोबेबली टर्न अराउंड होगी एंड नंबर्स आएंगे, मार्केट की डिसबिलीफ बिलीफ में कन्वर्ट होगी। इसमें इट इज ऑलवेज लाइक कि हमको कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट में रखना है, कुछ कंजम्पशन में रखा है, कुछ एक्सपोर्ट्स में रखना है। अगेन वहाँ पे 25% ऑफ द पोर्टफोलियो हमारा नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में, जहाँ पे हमने 4 मेगा थीम्स आइडेंटिफाई करके रखी हुई है। वन इज फार्मा सीडीएमओ, सेकंड इज फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द सेविंग, थर्ड इज न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग, एंड फोर्थ इज एनीथिंग टू डू विथ ईज ऑफ लिविंग। तो यही फ्रेमवर्क पे हम
स्टॉक पिक्स करते हैं। आपको और डिटेल में जानना जानना होगा तो वी कैन ऑलवेज कनेक्ट। एनी प्रॉफिट स्ट्रेटेजी ऑन आवर पीएमएस। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन ये है कि हम प्रॉफिट कब बुक करते हैं, या पार्डन मी इफ आई रॉन्गली अंडरस्टूड बट आई एम एज्यूमिंग दैट्स द क्वेश्चन। सो यूजुअली क्या होता है, हमारे तीन एग्जिट्स होते हैं। एक होता है कि वी एक्सेप्ट द मिस्टेक, बुक लॉस एंड गेट आउट वेरी अर्ली। सेकंड इज वी डू द स्विच ओवर ट्रेड, लेकिन कोई कोई स्टॉक ने पैसा बना दिया, इंक्रीमेंटल रिटर्न रिलेटिवली कम लग रहा है कंपेयर टू द न्यू अपॉर्चुनिटी। एंड थर्ड ये है कि वी वी हैव रीच टू अ पॉइंट वेयर वी थिंक दैट the weight has increased, the risk is too high for us to now absorb, and we try to trim the position with every rise in the weights. So it's a position sizing what we do. Telecom sector view, I think telecom sector view is positive. Things are structurally improving, and there is absolutely no issue as such. ब्रिक्स करेंसी, सर ब्रिक्स करेंसी मेरे को नहीं लगता आएगा। इनफैक्ट इंडिया हैज आल्सो अपोज द आइडिया ऑफ ब्रिक्स करेंसी डिस्पाइट ऑफ द ब्रिक्स कंट्री। सो आई डोंट थिंक वी हैव टू स्पेकुलेट एज ऑफ नाउ। In India, manufacturing in 2014 was 14% of the portfolio. I mean, you mean to say, I think GDP, and it is now 22%. Is it worth buying manufacturing also with low earning growth? Time will मार्केट परफॉर्म। सो आई थिंक सी देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऐसा है बास्केट जो बहुत वाइड है। उसमें मैं ऑटो ऑटो एंसिलरी, टेक्सटाइल, सर्टेन हैवी इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, डिफेंस, बहुत सारी चीजें इसमें डाल सकता हूँ। और मेरे को लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में अभी इंडिया में भी डिमांड है, और ओवरसीज में कि इंडिया का जो मार्केट शेयर वो कंसिडरेबल बढ़ सकता है। हमारा एक स्केल एंड साइज अभी है। एंड आई एम वेरी 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 होपफुल दैट मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम शुड कंटिन्यू टू डू वेल। इनफैक्ट जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जैसे अगर यहाँ से नॉमिनल जीडीपी डबल होता है ना, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी और जो जीवीए बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो एटलीस्ट 3 टाइम्स से होता है। सो दैट्स व्हाट वी फील। Which conditions will force FII to invest in India? That's a very brilliant question. कंडीशन नंबर वन, FII एआई ट्रेड्स अगर आपका पिक आउट होता है, या उनको लगता है कि यहाँ पे अभी इंक्रीमेंटल रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव नहीं है, तो वहां से काफी पैसा निकल के इंडिया में डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि वो रिवर्स होगा। जो पिछले 2 साल में हुआ है उसका रिवर्स थोड़ा भी। और मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरा पूरा पैसा वापस आएगा। मान लो $100 गया है तो एटलीस्ट $20-30 वापस आ सकता है। दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज नंबर, बिकॉज द डोमेस्टिक फ्लोज आर वेरी वेरी बॉयंट एंड रोबस्ट। सो दैट्स वन थिंग। Secondly, a revival in the domestic GDP growth, nominal GDP growth, it has to cross 10-11% number anyhow. And our corporate earnings growth, especially the large companies earning growth, has to cross sustainably in a double digit. अगर ये हो गया है ना सर, एंड थोड़ा भी एआई ट्रेड पीछे हुआ ना, तो इंडिया में बहुत बड़ा पैसा आएगा। एंड दैट वुड बी द बिग टर्निंग पॉइंट फॉर अवर मार्केट एज वेल। एंड बाय द वे, आई एम वेरी होपफुल फॉर बोथ द थिंग्स टू हैपन। What should be your market view? Should we deploy aggressively? Yes, you should deploy very aggressively. We told in the month of March, in the month of April, May, whenever we probably could connect. एंड जो जो इन्वेस्टर्स ने हमसे जब भी पूछा है पिछले 2-3 महीने में, 4 महीने में, हमने यही आंसर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा भी आपको मार्केट में फॉल दिखता है, मुझे 23,000 से नीचे निफ्टी सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। Outside Nifty returns are pretty robust. Many people are just looking at the headline number and they are missing the big opportunity. So you should not think too much and probably go ahead. बाय द वे, हम जनरली ऐसा बोलते नहीं है, तो डोंट ऐसा मत समझ लेना जो अगर हमको पहली बार सुन रहे हैं तो कि फंड मैनेजर है, उनको एयूएम बढ़ाना है, पैसा चाहिए।
वी आर नॉट लाइक दैट। जो हमको जानते हैं सुनते इतने टाइम से, वी हैव सेड इन द पास्ट, जब हमने आइस ग्रोथ फंड लॉन्च किया था तब मार्केट खराब लगता था, हमने सबको बोला था मार्केट बहुत खराब लग रहा है, फिर भी आप हमें पैसा दीजिए, बिकॉज वी विल मैनेज योर मनी बेटर देन if you do on your own, or probably are going somewhere else. Actually, we did that. We deployed in 80% liquid, and gradually we shifted and made lots of money compared to the market fall. So what we feel, we'll say, as of now it doesn't look like that we have to be worried at all. If cabinet will reshuffle, will it affect our market? Can we take opportunity on that situation? देखिए अभी यहाँ पे ऐसा है, कैबिनेट रिसफल का ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा, नेगेटिव तो मुझे नहीं लगता आएगा। एंड पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो आप बोलना चाहते हो और मैं समझना चाहता हूँ, वो है कि अगर वो बदलती है तो, और उसमें एक दो बंदे जो मार्केट में स्पेकुलेशन चल रहे हैं अगर वो होते हैं, तो मार्केट विल टेक इट वेरी पॉजिटिवली। What is your view on capital market stock? Can you share your view? सर, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में एक सिलेक्टिव जगह पे, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस मुझे लगता है थोड़े से पिक आउट हुए हैं, वहाँ पे अभी थोड़ा सा वॉल्यूम्स का इश्यू है, और वैल्यूएशंस एक लेवल पे पहुंचे हैं। बट जो इंटरमीडियरीज है, वहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी सिलेक्टिव जगह पे अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, और वो पैसा अभी भी बन सकता है। सिंस पास्ट 2 years आईटी सेक्टर इज डाउनफॉल, विल आईटी सेक्टर इम्प्रूव? सर, मैंने अभी आपको आंसर दे दिया उसका डिटेल में। एनी प्लान्स ऑफ एआईएफ फॉर प्राइवेट इक्विटी, एज यू हैव सो गुड स्टॉक पिकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग? Sir, we are planning for AIF. There will be some element of private equity in that, with probability of going for small and micro companies, जो usually हम PMS में इतना aggressively नहीं करते। So it would be a strategic positioning in a AIF where the investor are well aware about that risk, but the return scenario is also different. So we are going to launch that. We'll come back to you guys in a couple of months down the line. क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स आर नो आइडिया। हम स्टार्ट भी नहीं करेंगे क्रिप्टो फंड, जहाँ जो गांव का रास्ता नहीं मालूम वो कैसे जाए हम। एनी व्यू ऑन ईएमएस स्पेस? यस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का एक ऑल ऑफ अ सडन पिछले 4-5 साल का एक बहुत बड़ा सनराइज सेक्टर हुआ है। आई थिंक द लास्ट एक्सपोर्टेड नंबर आउट ऑफ द कंट्री was close to $48 billion, which was a 25% growth YOI। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट इज वेरी वेरी कीन कि यहाँ पे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, एरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी, एंड लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटो ऑटो एक्सेलरी में गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि हम ग्लोबल स्टेज पे आगे बढ़े। सो आई थिंक ईएमएस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड पॉकेट फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। I have started my investment portfolio in June 26. So I'm assuming you have started with us. What kind of returns can I expect over next 1 year? सर, मैं रिटर्न्स पे कभी बात नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि मेरा रिटर्न नेट ऑफ फीस एंड चार्जेस मार्केट के रिटर्न से ज़्यादा होना चाहिए। इट शुड बी गुड एंड बेटर। हाउ मच मार्जिन? 2 टका गैप, 5 टका गैप, 3 टका गैप, दैट्स एंड प्रोडक्ट अगेन। बट ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर, आई वॉन्ट टू बीट द मार्केट कंसिस्टेंटली, नेट ऑफ फीस एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। And I am using the word consistent. You have to put a lot of focus on that. If I can do that consistently, I'll be far ahead of rest of the world. Make sure that. So that's the answer for you, but no commitment and for the numbers. But जो जो आंखों के सामने मार्केट का जीडीपी का ग्रोथ जो दिख रहा है और मार्केट के रिटर्न्स दिख रहे हैं, मैंने आपको अंदाजी हमारा निफ्टी का व्यू भी बताया, तो यू कैन नाउ बैक कैलकुलेट व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न। India is importing 85% of crude oil. Monsoon is not good. Major IT is not doing good. This majority would have a weaker growth, or
व्हाट मेक्स इंडियन स्टॉक गुड इन्वेस्टमेंट चॉइस? सर ये है मीडिया की स्टोरी, विच इज ट्रू, कि क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं, सामने हम रिफाइंड प्रोसेस करके एक्सपोर्ट भी करते हैं। मॉनसून इज नॉट गुड, पर उससे कुछ एक लेवल पे फर्क नहीं पड़ेगा, विच आई जस्ट मेंशन्ड इन डिटेल। आईटी इज नॉट डूइंग गुड। अभी मैं आपको बताऊं, आपका इंडिया का जितना भी वर्क फोर्स है ना, अगर कंजम्पशन की बात करें, तो आईटी इज नॉट इवन 1%। आईटी एम्प्लॉयज जितने भी है, दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ द वर्क फोर्स इन द कंट्री। एंड आपको एक रिसेंटली एक डेटा बताता हूँ, आप हैरान हो जाओगे कि भारत को है ना समझना है, तो आप उसको डिटेल में अंदर जाके देखिए। आप हेडलाइंस पढ़ के प्लीज डोंट गेट बेरिश। इंडिया के जो कुछ सिटीज है, टॉप सिटीज है, जो हाईएस्ट स्पेंड हाउस होल्ड स्पेंड पर ईयर बाय अ सिटी। सो जैसे एक घर का पर पर हाउस होल्ड का ईयरली स्पेंड, कि भाई पूरे साल में एक घर कितना खर्चा करता है, राइट? उसका नंबर हमने एक कहीं पे पढ़ा। तो आपको लगता होगा कि मुंबई या दिल्ली या यू नो चेन्नई या बेंगलोर, जो मेट्रोज है, वहाँ पे हाउस होल्ड स्पेंड विल बी फार हायर। बट एक्चुअली हाउस होल्ड स्पेंड इज हाईएस्ट इन चंडीगढ़, क्लोज टू 19 लाख रुपीज एवरेज हाउस होल्ड स्पेंड पर एनम। आपके सेकंड नंबर पे मेरे हिसाब से, जो मैंने पढ़ा है, मेमोरी मेरी करेक्ट है, वो तिरुवनंतपुरम है। थर्ड नंबर पे बड़ौदा है। आपका सूरत फिफ्थ नंबर पे है। एंड उसके बाद आपके मेट्रो शुरू होते हैं, पूना कुछ सेवन्थ नंबर पे है। एंड अहमदाबाद बाद में, और ऐसा ऐसा करके फिर आपके बाकी सिटीज। उसका रीजन क्या है? कि आपके ये वाले जो सिटीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो सेविंग ज़्यादा होती है। सेविंग ज़्यादा होती है तो यू कैन स्पेंड मीनिंगफुली। मेट्रोज में आपकी इनकम ज़्यादा है लेकिन सेविंग कम है, तो आपका स्पेंड नहीं होता है। सो एक्चुअली इंडिया इज मूविंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम मेट्रो टू टीयर 2 एंड 3। एंड सिमिलरली लार्ज कंपनीज से मिड स्मॉल एंड माइक्रो लेवल पे काम बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। एंड एवरीबडी इज इमेंसली गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दैट। सो निफ्टी को छोड़ के मिड स्मॉल एंड माइक्रो में रिटर्न्स भी आ रहे हैं। So don't get confined by just IT. Obviously, IT is a large weight of the Nifty, which is struggling. Large weight like Reliance is not moving. Large weight like FMCG is not moving. Large weight like banking was underperforming. So obviously आपका निफ्टी नहीं चल रहा है, और राइटफुली अर्निंग ग्रोथ नहीं है। बट बाहर की दुनिया में बहुत अच्छा अर्निंग ग्रोथ है। एंड दैट्स व्हाट द पॉइंट, होल पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू पोर्ट्रे। एंड इवन द लार्ज नंबर्स और लार्ज इंडेक्स लेवल पे भी मुझे लगता है कि थिंग्स आर नाउ गोइंग टू टर्न अराउंड, बिकॉज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ही जो आपका सिंगल डिजिट था, वो भी 11-12 पे पहुंचेगा। तो ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ ब्रॉडर लेवल पे तो आएगा ही आएगा, बट इंडेक्स लेवल पे भी रिकवरी मुझे लग रही है। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। आई विल अवॉइड स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस, प्लीज पार्डन मी। In Indian political scenario, anti-incumbency will affect in the next 2-3 years like 2024। सर ये होगा, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसा चीज है ना, वो काफी रिसेंसी पे चलता है, मतलब रिसेंट इंसिडेंट्स पे चलता है। एंड मेमोरी फॉर द पब्लिक इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। सो टाइम इज टू अर्ली नाउ टू predict the anti-incumbency for 29 election. Let that period get closer by, and we'll have to take a call accordingly. Do any of your schemes have more than 50% overlap? No. Can we start out of investing in IT सेक्टर? आई थिंक मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू हमने लिया है बिजनेस साइकिल में। बट यू शुड नॉट बी ओवरबोर्डिंग इट। इट इज येट टू रिपोर्ट अ ग्रोथ मीनिंगफुली। रिवाइवल नहीं है यहाँ पे अभी। इतना पेसिमिज्म बेक्ड इन है कि नो नो नेगेटिव न्यूज इज इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव न्यूज, ऐसा है। बट दैट डजंट मीन इट मेक्स अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर फॉर द सेक्टर। So you will have to wait in terms of the numbers to meaningfully revive. At least आपको 2-3 क्वार्टर वेट करना पड़ेगा, थोड़ा डील फ्लोस को ट्रैक करना पड़ेगा। इट इज टू प्री मैच्योर, बट वैल्यूएशन वाइज दे हैव रीच टू सम लेवल वेयर
रिलेटिव डाउनसाइड इज कैप्ड एंड वो पेन जो था एक्सट्रीम वाला वो अभी थोड़ा सा जाता हुआ दिख रहा है। कैन रुपी डेप्रिशिएट फ्रॉम दिस लेवल, विल इट रीच 100? देखिए सर, गवर्नमेंट अगर चाहता है तो होगा, बिकॉज अभी जो एफसीएनआर का जो हुआ है, और इवेंचुअली उसमें गवर्नमेंट ने स्मार्टली ये बोला है कि बैंक्स का लोड नहीं है, हेजिंग का वो पूरा कॉस्ट आरबीआई के ऊपर डाल दिया है। सो आई थिंक टू सम एक्सटेंट हमको वो एक इन्फ्लो है। गोल्ड का इंपोर्ट कम हो गया है, गोल्ड के वैल्यूएशंस भी टूटे हैं, आपके एफडीआईज के फ्लोज रिज्यूम हो रहे हैं, एफआईआई का भी बाइंग चालू हुआ है, तो प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि वी माइट नॉट टच 100 इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी ऑफ पीएमएस टू बिकम अ टैक्स एफिशिएंट? देखिए सर, हमारा जो आइस फंड है उसका चर्निंग रेशियो काफी कम है। वहां पे आपका ज्यादा करके एलटीसीजी या तो शॉर्ट टर्म में भी अगर होता है, शॉर्ट टर्म लॉसेस ज्यादा है और लॉन्ग टर्म गेन्स पे फोकस है। तो आप वैसी कोई स्ट्रेटेजी हमारी कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज मैं देखता हूँ कि टैक्स इफिशिएंसी के चक्कर में लोग रिटर्न्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो लेट इट बी द रिटर्न सेंट्रिक अप्रोच, एंड इवेंचुअली returns are more than enough for you to adjust the tax efficiency. Um, because if you look at the tax efficient products return versus a return of the last 3 to 5 years, you will get the answer. So please don't get confined with this tax in your mind, and miss the bigger opportunity. देखिए सर, घूम फिर के लोग आईटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब लोग कितने फंसे हुए हैं, एंड सबको ये लगता है कि यहाँ से बड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट कर दे क्या आईटी में, या टर्न अराउंड होगा क्या। मैं अभी भी बोलता हूँ कि डोंट गो ओवरबोर्ड। और हमने किया है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं निकल सकते, हम तो लॉस बुक करके निकल सकते हैं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमने आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट किया था बिजनेस साइकिल फंड में और दूसरे फंड में, और 2-5% के लॉस में हम निकल गए थे जिस दिन एंथ्रोपिक का न्यूज आया था। वहां से फिर वो सब्सटेंशियल टूटा। सब्सटेंशियल माने बहुत बहुत टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा टूटा। सो वी कैन गो रॉन्ग, बट व्हाट वी आर सेइंग इज दैट द वर्स्ट इज ओवर। रिस्क रिवॉर्ड में रिस्क अभी कम लग रहा है, रिवॉर्ड कब आएगा, कितने टाइम के बाद आएगा मालूम नहीं है। सो डोंट गो ओवरबोर्ड। एंड जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है, पीपल आर रियली स्टक अप और फ्रस्ट्रेटेड इन द सेक्टर, इट क्लियरली लुक्स लाइक। हाँ। What is your view on renewable energy as a sector and penetration of battery energy storage system? सर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह बनती जा रही है, बिकॉज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव सोलर प्रोडक्शन ड्यूरिंग समर आफ्टरनून में, वो कैमल काउ या फिर जो सॉरी डक काउ, एंड देन विंटर में कैमल का जो काउ होता है, एंड ग्रिड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट होता है ना, उसकी वजह से गवर्नमेंट वांट्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टू पिक अप सब्सटेंशियली। एंड ऑल्सो न्यूक्लियर साइड पे भी आई थिंक इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज विजन टू रीच एंड गो टू 100 gigawatt number. So I think we are very, very positively looking at BEES and that is battery energy storage system, and even for nuclear. How often do you do this kind of session? We do every quarter. हमारा एवरी क्वार्टर एंड में हम ये सेशन करते हैं। Can LTCG be reduced once again, or any chance of retail investor can get a relief in the future? सर, मेरा जहां तक मानना है, कोई भी टैक्स इंडिया में एक बार इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद कहाँ रिवर्स हुआ है। एंड स्पेशली ये गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई स्टेप्स लेगी। सो मुझे, आई वुड नॉट स्पेकुलेट ऑन दैट, क्योंकि मुझे चांसेस बहुत कम लगते हैं। हाँ, डिविडेंड साइड पे या थोड़ा सा उसमें कुछ राहत मिल सकती है, बट एलटीसीजी ही कम हो जाए, आई डोंट नो। विल बैंक सस्टेन इन द वर्ल्ड ऑफ एआई? देखिए सर, बैंक्स को एडवांटेज है बहुत ज्यादा एआई का, इंस्टेड ऑफ डिसएडवांटेज। बिकॉज अल्टीमेटली बैंक का बिजनेस क्या है? आपसे पैसा लिया,
और उस पे स्प्रेड बनाया। उस पे जो खर्चा लगा स्टाफ का, फिक्स कॉस्ट का, वो सब करके एनपीए का जो भी खर्चा कॉस्ट लगा वो निकाल के आपको वो लैंड करता है। तो वो बीच में स्प्रेड कमाता है। आपसे 6% एफडी लिया और 9% में लैंड किया तो 3% का स्प्रेड हुआ। हाइपोथेटिकल नंबर दे रहा हूँ। तो ये बिजनेस में एआई का रोल क्या है? एआई उनको एडवांटेज देगी कि जब वो लोन देंगे तो एनालिसिस पार्ट में बहुत फास्ट हो जाएगा। तो जो अप्रूवल पहले टाइम, इतने टाइम में अप्रूवल आता था, वो अप्रूवल का टाइम बहुत नैरो हो जाएगा और एनालिसिस बहुत फास्ट हो जाएगा, लुकिंग एट द हिस्टोरिकल डेटा ऑफ द बोरोवर। एंड इमीडिएटली वर्डिक्ट आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल और नॉट, और आप हो तो इतना ही मिलेगा और आपके इतना आपका कोलेटरल रखना पड़ेगा, और ये क्वालिटी आपके कोलेटरल की। तो मेरे को लगता है कि इसमें एक थ्रेट ये है कि जो सालों से बैंकिंग बिजनेस में पीछे चल रहे थे, अगर राइट एआई एडॉप्शन कर ले तो उनका क्रेडिट ग्रोथ बहुत फास्ट हो सकता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटर बैंक्स। बट एट द सेम टाइम अगर ब्रिक एंड मोटर बैंक ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम रेस में पीछे नहीं रहेंगे, हम भी इवैल्यूएशन ऐसे ही फास्ट करेंगे, तो उनकी तो कॉस्ट बहुत कम हो गई और एक्यूरेसी बढ़ गई। दूसरा, उनको जो जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, वो पर रुपी प्रॉफिट के हिसाब से वो कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द एआई। तो बैंकिंग विल बी वन सेक्टर, बीएफएसआई, वहां पे एआई की वजह से कॉस्ट भी रिड्यूस होगा और प्रोडक्टिविटी जबरदस्त बढ़ेगी। तो मेरे को लगता है कि इट इज पॉजिटिव फॉर द सेक्टर देन नेगेटिव। दैट्स व्हाट द आंसर इज। Can you start SIF investment? So we have a license with RIA, and where the 10 lakh ticket size is there, and you can contact our team for that. सर, इफ विदाउट एफआईआई व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट? सर, अगर एफआईआई नहीं आते हैं और ऐसे ही सेलिंग चलता रहता है तो जो लार्ज स्टॉक्स है वो कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म करते रहेंगे, क्योंकि उनकी ओनरशिप उधर ही है। और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स है मिड एंड स्मॉल में जहाँ पे एफआईआई का ओनरशिप बढ़ रहा है और उनके स्टॉक प्राइसेस भी क्रेजीली बढ़ रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि वो निकल रहे पूरा पूरा या ट्रांजिशन में शिफ्ट हो रहे हैं। सो जो 2 साल से हो रहा है वही चीज चालू रहेगी अगर एफआईआई नहीं आते हैं तो। अगर एफआई वापिस आ जाते हैं, ब्रॉडर मार्केट के साथ साथ टॉप लेवल पे अर्निंग रिकवरी आती है जिसका चांसेस ब्राइट है, तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग विल गो अप, नॉट जस्ट सिलेक्टिव मार्केट। सो दैट्स व्हाट द आंसर इज। सो आई थिंक नाउ आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चंस, एंड we are done with most of the questions answer. एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। As rainfall remains below expectation, what is your view on water theme, save water, save life? सर, ये वाटर थीम इवेंचुअली पूरे वर्ल्ड में बहुत सिग्निफिकेंट एक्सपोजर इसका आएगा। और वाटर विल बी वेरी क्रिटिकल एलिमेंट बिकॉज आपका एआई में डेटा सेंटर में भी वाटर डिमांड इज वेरी हाई। सेमीकंडक्टर इंडिया में जितने बनने चालू होंगे वहाँ पे भी ऑब्वियसली द वाटर डिमांड इज वेरी हाई। इफ यू आर फोकसिंग टू मच ऑन इथेनॉल, वहाँ पे भी वाटर डिमांड इज वेरी हाई। सो वाटर एज अ थीम हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। ओनली थिंग इज दैट कि वहाँ पे जो स्टॉक्स है अवेलेबल और उनके जो एक्सपोजर है अभी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटीज है और जो कैश फ्लो बनाने की कैपेबिलिटीज, वहाँ पे लॉट ऑफ लंपीनेस है बिकॉज दैट सेक्टर इज स्टिल ड्रिवन बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज आर वेरी टॉप सीटर वी। So structurally, that pocket has a long shelf life. Immediate outcome may not be predictable and may not be very smooth. So that's what the answer is. So I think yes, ladies and gentlemen, it was an exciting session. I tried my best to give most of the questions answer with best of my ability. Thank you so very much, Siddharth. Over to you. Yeah, thank you, Karthik sir, thank you, Chirag sir, and thank you to everyone who have joined us today. We may conclude our webinar here. Have a very great weekend ahead.